इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल लगेगा। उत्प्लावन बल ए फिजिकल टू होता है वी डी जी। वी यहाँ पे वॉल्यूम है, डी जो है वो डेंसिटी है, मास बटा वॉल्यूम हो जाएगा, जी गुरुत्वीय त्वरण है। ये भी कट जाएगा तो एम जी आएगा। एम जी क्या होता है, तो ये भार होता है वस्तु का। यानी कोई भी वस्तु अगर है, ठीक है, इसको अगर हम वाटर में ऐसे रखने चाहते हैं पकड़ करके होल्ड करके, तो उत्प्लावन बल जो लगेगा वो ये उत्प्लावन बल लगेगा, वो कितना लगेगा, वो एम जी के बराबर लगेगा, यानी लकड़ी के भार के बराबर लगेगा। पहला ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका जो कारण क्या है, तो यह अपकेंद्र बल के कारण। दूध से जो क्रीम निकलता है वो अपकेंद्र बल के कारण होता है। बहुत से बच्चे अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल में बहुत अंतर है। अभिकेंद्र बल जो होता है, जैसे आप वृत्ताकार पथ पे घूम रहे हैं तो जो सेंटर की ओर लगता है ये अभिकेंद्र बल होता है, ठीक है। लेकिन जब क्रीम जो है वो मथने पर जो साइड होते जाता है, ऐसे साइड होते जाता है, ये जो होता है वो अपकेंद्र बल के कारण होता है, क्रीम मथिएगा तो दोनों में अंतर है। तो ऑप्शन क्या होगा सही, आपका सी हो जाएगा अपकेंद्र बल। और देखिए, काले वस्त्र को के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। काले वस्त्र, देखिए काले वस्त्र जो होते हैं वो सूर्य के हर एक प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और श्वेत वस्त्र होते जो हैं वो क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं, वो अवशोषित नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देते हैं, ठीक है। ऑप्शन ये था कि अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, नहीं, ये तो ब्लैक ऐसा करता है ना। तो काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखिए 4 नंबर, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है। ऊष्मा की अच्छी परावर्तक है, ऊष्मा की गैर अवशोषक है, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरक है, या ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। क्यों, तो ऊष्मा की खराब अवशोषक भी है और खराब विकिरक भी है, क्योंकि जो हीट आता है उस हीट को, पूरे हीट को अवशोषित भी नहीं करता है और सबको विकीर्ण भी नहीं करता है। इस वजह से ये डी ऑप्शन में होगा, ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक होगा, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है। देखिए कृष्णा विकिरण जब उच्चतम अवस्था पर पहुंचता है तो उसका जो तापमान है वो हाई हो जाता है। उच्चतम अवस्था पर पहुंचता है तो तापमान हाई हो जाता है। जब तापमान हाई होता है तो तरंगदैर्घ्य कैसा होता है, घट जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है तापमान बढ़ने पर घट जाता है, सभी तापमान पर एक समान रहता है, तापमान परिवर्तित होने पर किसी निश्चित ढांचे पर नहीं। तो ये होगा ऑप्शन बी, तापमान बढ़ने पर जो तरंगदैर्घ्य है वो घट जाता है, क्योंकि कृष्ण विक्रिका विकिरण जो है वो उच्चतम कब होता है, वो हाई टेम्परेचर ही उच्चतम अवस्था पर पहुंचता है। तो हाई टेम्परेचर पे तरंगदैर्घ्य जो है, वेवलेंथ जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है 6, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है, ठीक है। किसी धातु को पाचन सामग्री को रूप में, अब देखिए पाचन सामग्री के रूप में अब प्रयोग करने के लिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा समझने लायक है कि क्या कहता है। पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए इनमें से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है। कोई कसौटी होगा ना जिसको अपनाने से ऐसा होता है, तो सीधी सी बात है, अधिक विशिष्ट ऊष्मा होता है। देखिए न्यून ऊष्मा चालकता, कम विद्युत चालकता, अधिक ऊष्मा चालकता, 4 ऑप्शन है। तो पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं तो हम अधिक विशिष्ट ऊष्मा का कसौटी अपनाया जाता है, अधिक विशिष्ट ऊष्मा। इसमें अब जैसे होता क्या है, किसी वस्तु को अगर पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए उसके अधिक विशिष्ट ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगर विशिष्ट ऊष्मा अधिक नहीं होगा तो पाचन सामग्री के रूप में उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। 7 नंबर कहता है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। देखिए, अब देखिए भीषण सर्दी में ठंडे देशों में, जहाँ मतलब ज़्यादा ठंडी पड़ता है, उसमें पानी के पाइपें फट जाता है। क्यों, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। दूसरा ऑप्शन है पानी की पाइपों के संकुचन हो जाता है, तीसरा उच्च वायुमंडलीय दबाव के कारण, और चौथा उपयुक्त सभी। देखिए, तो जब पानी ठंडा होता है तो क्या होगा कि जमने पे वाटर जो है वो वॉल्यूम बढ़ा लेता है।
जब पानी जमता है तो वॉल्यूम उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक। अब वो एक पानी के अंदर तो पाइप के अंदर तो वाटर फिक्स है। जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये दबाव डालेगा किस पे, पाइप के सतह पे। पाइप के सतह पे इतना दबाव डाल देता है कि वो पाइप सह नहीं पाता है और पाइप फट जाता है, यानी कि जमने पर पानी फैलता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखिए 8 नंबर, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है। 3 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। ताजे पानी का बहुत ही अच्छा है। ताज़ा पानी जो होता है उसका जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कई एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं प्रश्न। 9 नंबर देखिए, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है, नीचे का पानी छोड़कर। नीचे का पानी नहीं जमता, लेकिन ऊपर वाला जो है, जैसे झील है मान लीजिए, झील का पानी है, तो ये नीचे वाला भाग नहीं जमेगा, ये जो है फ्रीज नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला भाग जो है वो जम जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और अगर होता भी है तो कितने डिग्री पर, यहाँ दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। बढ़िया से, बहुत अच्छा सवाल है। झीले जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि बर्फ जमता ही है 0 डिग्री सेल्सियस पर, फ़ारेनहाइट पर थोड़ी ना जमता है, ठीक है। लेकिन नीचे वाला नहीं जमता है, ऐसा नहीं होता है। 10 नंबर देखिए, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा किसका यूनिट है, किलोवाट घंटा। जैसे आप पी इक्वल टू पढ़े होंगे W/T। पी को अगर हम वाट में ले लें या किलोवाट में ले लें, ठीक है, डब्लू जो भी होगा जूल में लेते हैं, और टी को आवर में ले लें, सेकेंड में ऐसे होता है फिर आवर में ले लें, तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। ये डब्लू जो है ये आपका वर्क का काम कर रहा है, ठीक है, जो कि एक ऊर्जा का मात्रक हो जाता है। तो ये जो किलोवाट घंटा है वो किसका मात्रक है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऊर्जा का। ठीक है, क्योंकि पी जो पावर होता है, तो पावर इक्वल टू होता है वर्क बट्टा टाइम। ठीक है, और वर्क को हम किलोवाट में भी माप सकते हैं, वाट को ही बड़ा जो है यूनिट होता है किलोवाट, और टाइम को हम घंटा में ले सकते हैं, तो किलोवाट घंटा हो जाएगा। एक किलोवाट में ले लीजिए, इसको आधा घंटा में लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो किलोवाट घंटा हो जाएगा। ये हो जाएगा ऊर्जा का। ऐसे वर्क का होगा तो वर्क क्या है, ऊर्जा ही तो है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर सेम रहता है वही होता है। इसमें से कौन सा 40 डिग्री है, -40 डिग्री, -34 डिग्री, -140 डिग्री। अब देखिए, आप ये पढ़े होंगे F-32/9 C/5। अब ये दोनों बराबर है तो लेट कर लेते हैं कि F बराबर C है, ठीक है। इसको कुछ मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, चलिए P मान लेते हैं। F की जगह पे भी P रखेंगे, P-32/9, और C की जगह पे भी P रखते हैं बटा 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9P हो जाएगा, ठीक है। 5 से करेंगे तो 5P हो जाएगा, और 32 बच्चे हो जाएगा 160। तो ये 9P में से 5P घटेगा तो 4P हो जाएगा, इक्वल टू -160। 4 से कट जाएगा तो P इक्वल टू हो जाएगा -40, यानी -40 डिग्री जो होगा, पर दोनों बराबर होगा, ठीक है। -40 डिग्री पे दोनों बराबर होगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है, और किसी भी मान पे बराबर नहीं होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्मी क्यों रखती है। देखिए, एक मोटा कमीज पहनिए, ठीक है, और एक पतला पतला ऐसे पहन लीजिए, लेयर बन जाएगा। तो जो पतला कमीज होता है, इन दोनों के बीच जो गैपिंग होता है, गैपिंग में हवा भरा होता है। पतले कमीज दो गो पहन लिया अगर पतले लेयर का, तो बीच में हवा भरा होता है। ये हवा जो है वो ऊष्मा को, एक तरह से कहा जाए कि इधर से इधर ऊष्मा जो शरीर से निकला, अगर आपका बॉडी है, बॉडी से जो ऊष्मा निकल रहा है उसको पार होने नहीं देता है, यानी अवरोधक का काम करता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं कौन सही होता है। दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती है अतः ऊष्मा संचरण को रोकती है, नहीं। दो कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक रूप से काम करती है, हाँ ये सही होगा।
ऐसे आगे पर दो कमीजों के बीच वायु की प्रतिरोधी माध्यम के रूप में काम करती है, नहीं, यही होगा, सी होगा। बी, देखिए ऑप्शन जो है सब पढ़ लेना चाहिए। दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करते हैं, सही बात है। जो परत था उन दोनों के बीच जो वायु है, ये क्या करता है, वो रोकता है, उष्मा को पार नहीं होने देता है, बाहर बॉडी से उष्मा जो निकल रहा है उसको पार होने नहीं देता है। यही होगा ऑप्शन सी, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है, सी ऑप्शन सही होगा। 13 देखिए, 13, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं। देखिए जो टेम्परेचर होता है, जितना कम टेम्परेचर रखिएगा, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री है ना, 3 डिग्री, मतलब खास करके 1-2 डिग्री, मतलब 3 डिग्री से नीचे ही रखिएगा, तो क्या होता है कि उस टेम्परेचर पर, यानी कि कम, बहुत न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। जीवाणु और फफूंदी में मतलब एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, इस वजह से खाद्य पदार्थ सुरक्षित रह जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। ये बिल्कुल ही अच्छा प्रश्न है। चलिए तो ये हो गया 13 नंबर। हाँ, एक और बात बताते हैं, जैसे जो रेफ्रिजरेटर हम लोग घर में यूज करते हैं वो 3 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पे काम करता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, जो रेफ्रिजरेटर हम लोग यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? ठीक है, मतलब न्यूनतम तापमान प्राप्त करना है, तो कौन सा आप सिद्धांत का उपयोग करेंगे? पहला है अति चालकता, दूसरा है जूल केल्विन प्रभाव, तीसरा है थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव और चौथा है एंटी थर्मल डीमैग्नेटाइजेशन। एंटी थर्मल डीमैग्नेटाइजेशन, देखिए एंटी थर्मल डीमैग्नेटाइजेशन जो है वो परम शून्य ताप की प्राप्ति की दिशा में विशेष महत्वपूर्ण है। तो परम शून्य का मतलब समझ रहे हैं, बहुत ही न्यूनतम टेम्परेचर की बात हो रही है, तो इसमें सबसे सुटेबल आंसर यही है, डी आंसर होगा, एंटी थर्मल डीमैग्नेटाइजेशन का सिद्धांत जो है न्यून तापमान पैदा करने के लिए सही है, महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं 15 नंबर। जल का घनत्व 1 ग्राम/cc ना क्यूबिक सेंटीमीटर है, यह बिल्कुल सही है। कितने डिग्री पर? सेल्सियस पर, 0 डिग्री, 4 डिग्री, 25 डिग्री, 100 डिग्री, किस पर जो है ये, तो आपका ध्यान में रखना होगा कि जल का जो घनत्व है, यानी घनत्व होता है वो अधिकतम कहाँ होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है जल का घनत्व। यहाँ पे कह रहा है कि 1 ग्राम/cc की बात हो रही है। 1 ग्राम/cc का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम घनत्व यही तो होता है जो होता है जल का, जल का। इसका ऑप्शन जो होगा वो आंसर में 4 डिग्री सी होगा। 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, ये याद रखिएगा। इसी पर 1 ग्राम/cc होता है, ये याद रखिए। तो क्वेश्चन कभी ऐसे पूछ देता है, कभी उल्टा पूछ देता है, जल का घनत्व किस टेम्परेचर पर अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे, ये ध्यान में रखना है। 16 नंबर देखिए, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? वाह, अच्छा क्वेश्चन। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न दाब के कारण, निम्न घनत्व के कारण, निम्न श्यानता के कारण और चौथा है निम्न तापमान के। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में जो होगा निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता, इसमें तो निम्न घनत्व के कारण, क्योंकि घनत्व अगर हाई रहेगा तो तैरेगा कैसे? नहीं न तैरेगा, यानी निम्न घनत्व के कारण ही वायुमंडल में बादल तैरते हैं। आगे देखिए 17 नंबर। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? अधिक जलन, ठीक है, उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप, पिघलती हुई बर्फ। अब देखिए सीधी सी बात है, भाप से। क्यों? क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा काफ़ी अधिक होती है, इस वजह से भाप से अधिक जलन पैदा होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है। सही बात है। क्यों? भाप का ताप बहुत अधिक होता है, इसलिए कि भाप एक प्रकार से गैस है, यह काय को शीघ्रतापूर्वक निमग्न करती है। काय मतलब ऐसे, भाप में गुप्त ताप होता है, शरीर के काय में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सी होगा, भाप में गुप्त ताप अधिक होता है, गुप्त ताप होता है, वो भी कफी होता है, इस वजह से जो है उबलते जल द्वारा जल की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है। जस्ट पीछे वाला पे ही आधारित है ना, तो इसका विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा कि भाप में गुप्त जो है ताप ज़्यादा होता है, इस वजह से। 19 नंबर क्वेश्चन। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में
क्रिया कर सकती है? एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब और निम्न दाब और उच्च दाब और उच्च दाब, निम्न दाब और निम्न दाब। देखिए, एक वास्तविक गैस जो है वो आदर्श गैस के रूप में तभी काम करेगा जब वो निम्न दाब और उच्च दाब पे होगा। निम्न दाब और उच्च दाब पे होगा तो ऐसा काम करेगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसमें संवहन अधिक होता है? निम्न में से किसमें संवहन? केवल ठोसों और द्रवों में, केवल द्रव और गैसों में, केवल गैसों और ठोसों में, ठोसों द्रव और गैसों में। देखिए, जिसमें जिसमें ठोस है उसको तो बिल्कुल नेगलेक्ट कर दीजिए, तो ये तो होगा नहीं। इसमें भी ठोस है, होगा नहीं इसमें, यानी बहने वाला चीज़ में ही होता है। तो द्रव और गैस, ये सही ऑप्शन है। द्रव और गैसों में ही संवहन होता है। संवहन में क्या होता है कि एक मोलकुल्स जो है गर्म होकर के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो इसको हम संवहन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो संवहन क्रिया किसमें होता है? द्रव में और गैसों में, ठोस में नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? वाष्पन सबसे ज़्यादा तीव्र किसका होगा? जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा होगा, है ना, उसी में वाष्पन की मतलब कहता है कि वाष्पन सबसे ज़्यादा तीव्र किस में होगा? ये बहुत बढ़िया सवाल है कि मिट्टी का तेल में होगा, जल में होगा, एल्कोहल में होगा, पेट्रोल में होगा। तो देखिए, ऐसे तो लोग बहुत सारे सोचेंगे कि जल में होगा, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा वाष्पन जो होता है वो एल्कोहल में होता है। निम्नलिखित द्रव में से कौन से द्रव का वाष्पन सबसे अधिक यानी सबसे तीव्र होता है? सुनिए, इसमें क्या होता है कि जिस द्रव का क्वथनांक कम होता है वह अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत होता है। तो सबसे ज़्यादा कम क्वथनांक होता है अल्कोहल का। अल्कोहल का क्वथनांक लगभग 79 डिग्री सेल्सियस होता है ना। लेकिन जब जल के क्वथनांक की बात करेंगे तो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जल ऐसे लोग मार सकते थे, लेकिन नहीं, जल से भी कम जो है वो क्वथनांक होता है किसका? अल्कोहल का। इसलिए अल्कोहल अधिक तीव्रता से वाष्पन होगा। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। और स्पष्ट है कि मैक्सिमम लोग जो है जल ही मार देंगे, लेकिन नहीं, अल्कोहल होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 क्या कहता है? बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है मरकरी तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए, ये सबसे अच्छा इसमें ताप वैद्युत तापमापी जो होता है, ताप वैद्युत तापमापी यानी थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर इसको कहते हैं इंग्लिश में। थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर जो होता है, ऑप्शन नंबर सी, वो क्या करता है? बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 क्या कहता है? न्यूनतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? न्यूनतम तापमान को तो न्यूनतम मतलब मिनिमम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन देखिए, एल्कोहल थर्मामीटर, पारद थर्मामीटर, अधिकतम पठन थर्मामीटर, न्यूनतम पठन थर्मामीटर। तो एल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग जो है न्यूनतम तापमान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एल्कोहल का हिमांक बिंदु जो होता है वो मतलब -112 डिग्री तक होता है। सोचिए, एल्कोहल का होता है जो -112 डिग्री सेल्सियस, इसलिए न्यूनतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 24। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? सीधी सी बात है, तारों का कलर किस पर निर्भर करता है? तापमान पर, दूरी पर, रेडियस पर, अम्लीयता पर? तो तापमान पर। अगर बहुत ज़्यादा ताप है तारे के पास तो समझिए वो ब्लू कलर का दिखेगा। ठीक है, तापमान के ही अनुसार से उनका जो है कलर होता है। और अगर तापमान कम है लाल दिखेगा, फिर येलो दिखेगा। मैक्सिमम अगर तापमान है तो बिल्कुल ब्लू टाइप का दिखने लगेगा। तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है 25। गैस फ्लेम यानी ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? सबसे गर्म भाग को ब्लू जोन, ल्यूमिनस जोन, नॉन ल्यूमिनस जोन, डार्क जोन। तो नॉन ल्यूमिनस जोन, जो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है वही सबसे गर्म भाग होता है। सबसे गर्म भाग आप देख करके नहीं पता लगा सकते कि नॉन ल्यूमिनस जोन जो है वो अधिक गर्म होगा, नहीं, जब तक उसको टच नहीं करिएगा। तो नॉन ल्यूमिनस जोन जो होता है वो अधिक जो है नॉन ल्यूमिनस जोन जो होता है वो अधिक गर्म भाग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये था 25 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट।
वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। अगर आप मेरे वीडियो को देखने वाले पहला है यानी प्रथम दिन है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।